स्टार्ट। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोर्ट मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कम्प्लीट बुक्स ऑफ रीजनिंग के मॉक टेस्ट 16 के साथ एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम मॉक टेस्ट 16 के तहत रीजनिंग के डिस्कशंस पे गौर करेंगे। तो समय को व्यतीत किए बगैर रीजनिंग के डिस्कशन पर एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर HFLI एक निश्चित प्रकार से OMSP से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार KIOL RPVS से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MKQN निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इस बात का हमें निर्धारण करना है। HFLI is related to OMSP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, KIOL is related to RPVS. Following the same logic, MKQN is related to which of the following? कहने का अभिप्राय है, इसे जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग वे से भी किया जा रहा है, या आप इसको एनालॉजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी कर सकते हैं। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग कम एनालॉजिकल प्रॉपर्टी पर भी आधारित है। हमें क्लू स्टेप दैट इज द जो दो हिंट आपको दिया गया है, ये आपका क्लू स्टेप है। इसे हम लोग क्लू स्टेप कहते हैं। ये क्लू स्टेप है। हमें क्लू स्टेप का ऑब्जर्वेशन करते हुए कहने का अभिप्राय है कि OMSP को किस HFLI को OMSP को नहीं, HFLI को किस प्रकार से OMSP में कन्वर्ट किया गया है, KIOL को RPVS किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, इस बात का ऑब्जर्वेशन करते हुए जिस नियम का प्रयोग इसके कन्वर्सन में किया गया है, उसी नियम के आधार पे MKQN का कोड निर्धारित करना है। अर्थात ये किससे रिलेटेड है, इस बात का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो क्लू स्टेप में दिए गए अक्षरों के समूह हैं वो परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, और उस बात का अवलोकन करते हुए हमें MKQN का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसके साथ होगा, इस बात को हम निर्धारित करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं HFLI को OMSP लिखा जा रहा है। सिमिलरली KIOL को RPVS लिखा जा रहा है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि MKQN के लिए क्या लिखा जाएगा, अर्थात MKQN दिए गए विकल्पों में से किसके साथ संबंधित है। सबसे पहले तो हम लोगों को इसका रिलेटिविटी देखना है, संबंधवाद देखना है। क्या हम देख रहे हैं, हमने जैसा कि बताया था, इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर बेस्ड एनालॉजी, capital letter series, then you have to command the place value of letter, also concept of opposite letter, etc. यदि आप कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कैपिटल लेटर सीरीज इत्यादि पर आधारित प्रश्नों को शीघ्रता एवं सटीकता के साथ हल करना चाहते हैं, तो ये कंपल्सन है कि आपको वर्णमाला क्रमांक के मान पर कमांड हो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि H के लिए O लिखा जा रहा है, दैट इज द H का वैल्यूएशन 8, F का 6, L का 12, R का 9, O 15, M 13, S 19 एंड P 16। क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 8 और 7 15,
6 और 7 13, 12 7 19, 9 7 16, दैट इज द एब्रीलेटर इंक्रीज बाय 7 7 7 रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज आप देखिए, के का मान 11 होता है, यहाँ पे फिर से 7 इंक्रीज करा दिया गया। आई का मान 9 होता है, फिर से 7 इंक्रीज करा के P16 में कन्वर्ट किया गया। ओ का मान 15 होता है, फिर से इंक्रीज करा के V22 एंड एल का मान 12 होता है, फिर से 7 इंक्रीज करा के एस में कन्वर्ट किया जिसका मान 19 होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को एम के क्यू एन में प्रयुक्त अक्षरों के मान को भी इंक्रीज कराना है +7 से। तो अगर हम एम से इंक्रीज कराते हैं +7 तो यहाँ पे टी आ जाता है। और हम बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी इस बात की पर चर्चा की थी कि यदि दिए गए विकल्प में नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं रहे तो हमें थोड़ा सा समय को बचाने का अवसर मिलता है। हम बाय द ऑप्शन कैंसिल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को कैंसिल करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि हम एवरी लेटर के कॉम्बिनेशन को देखें, लेकिन यदि नन ऑफ दीज रहेगा तो आपको प्रत्येक लेटर के संयोजन को देखना है, अन्यथा आप गलत कर सकते हैं। लेकिन यह नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए हम कुछ अक्षरों के संबंधवाद के आधार पर भी आंसर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने m को 7 बढ़ाया तो हमारा t आ जाएगा। तो इसका अभिप्राय है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो विकल्प शेष रह जाते हैं जिसमें कि टी आर कॉमन है दोनों में, इसलिए इन दोनों लेटर के कॉम्बिनेशन पर हम विचार नहीं करेंगे, हम उस लेटर पर स्ट्राइक करेंगे जहां की दोनों में डिसिमिलरिटी नजर आ रही है। तो कहने का अभिप्राय है अगर हम तीसरे लेटर के संबंधवाद का ऑब्जर्वेशन करें, दैट इज द, अगर हम क्यू पे स्ट्राइक करें तो यहां से हम अभिष्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम क्यू से डायरेक्ट 7 बढ़ा दें तो हमारा 17 और 7 24 हो जाएगा, अर्थात हमारा ये आंसर होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय है अगर m के क्यू एन को +7 के क्रम से अगर बढ़ाया जाए तो 13 और 7 20 हो गया, 11 और 7 18 हो गया, और 17 और 7 24, और 14 और 7 21, अर्थात TRXQ। इसका अभिप्राय है TRXQ, इसका अभिप्राय है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न वर्ड बेस्ड एनालॉजी पर आधारित है। नहीं, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित शब्द में संबंधित है, उसी प्रकार से वर्ड बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड है। यहां पे दिखाया जा रहा है कि हाइग्रोमीटर रिलेटेड टू आर्द्रता, हाइग्रोमीटर रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, ठीक वैसा ही संबंध दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्शाएगा, इस बात का हम लोगों को निर्धारण करना है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता का मापन करते हैं, जबकि एनीमोमीटर जो दिया गया है, एनीमोमीटर से धारा नहीं बल्कि हवा के गति का अवलोकन किया जाता है, हवा की गति का निर्धारण किया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है स्क्रू गेज एंड ताप, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्क्रू गेज से वायर के डायमीटर या फिर सीट के थिकनेस का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, थिकनेस का मापन किया जाता है, जबकि यहाँ स्क्रू गेज का रिलेशन ताप से दिखाया जा रहा है जो कि गलत होगा। और थर्मामीटर से ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, बॉडी टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर डी, क्योंकि विद्युत की धारा का निर्धारण हम लोग मापन अमीटर से करते हैं, इसलिए हम लोग आंसर डी पे जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑड वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन करना है।
दिए गए चार में से कोई तीन किसी प्रकार से एक जैसे हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि अन्य से भिन्न है, उसका हम लोगों को निर्धारण करना है। हेलो, ये सारा गायब क्यों हो गया? सारा गायब क्यों हो गया है एकदम? हाँ, क्लियर। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न क्लासिफिकेशन पर आधारित है। दिए गए विकल्पों में, दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से एक से हैं, हमें उस विकल्प का चयन करना है जो कि अन्य तीन से भिन्न है। तो यहाँ पे कुत्ता, कबूतर, खरगोश, बिल्ली, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कुत्ता, खरगोश, बिल्ली ये सभी स्तनी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि कबूतर पक्षी वर्ग में आता है, अर्थात हमारा आंसर बी होगा। अर्थात इनमें से कबूतर जो है अन्य तीन से भिन्न है। नेक्स्ट, फिर से क्लासिफिकेशन पे भी रिलेटेड है। प्रत्येक ऑप्शन में दो वर्ड दिए गए हैं। यहां पे भी दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से एक से हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से भिन्न है, उस बात का हम लोग को निर्धारण करना है। गिफ्ट के ऊपर वार्प करते हैं, दैट इज द गिफ्ट के ऊपर तह लगाने की बात कर रहे हैं, उसको पैक करने की बात कर रहे हैं। हेड के ऊपर आवरण के रूप में कैप लगाते हैं, और हैंड के ऊपर ग्लोव लगाया जाता है, ग्लोव्स, लेकिन पेपर के ऊपर नहीं लगाया जाता नोट, इसलिए हमारा आंसर पेपर एंड नोट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि W X का भाई है। W जो है, W X का भाई है, W जो है X का ब्रदर है, W X का भाई है। ये प्लस है, लेकिन अब ये प्लस है या माइनस है ये मालूम नहीं। यहाँ पे प्लस फॉर मेल एंड माइनस फॉर फीमेल को हम लोग इंडिकेट करेंगे। W X का भाई है और भी जो है वो W का पिता है। तो फिर से हम अब किसको डिनोट करेंगे, किसके बारे में बात की जा रही है? भी के बारे में। थ्रू किसके? W के। तो भी जो है वो W का पिता है, दैट इज द, भी जो है वो W का फादर है। और यहाँ पे अंडर द सर्किल हमने इसलिए कर दिया कि जो मैरिड होंगे वो अंडर द सर्किल, दैट इज द, ये शादीशुदा है, क्योंकि पिता है दैट इज द, डेफिनेटली ये शादीशुदा है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि W अविवाहित है या बैचलर है। क्लियर? भी W का पिता है, X Z का पति है, और X जो है वह Z का पति है। अब किसके बारे में बात की जा रही है? X के बारे में बात की जा रही है। किसके थ्रू बात की जा रही है? तो Z के थ्रू बात की जा रही है कि X इज द हस्बैंड ऑफ Z। X जो है Z का पति है, दैट इज द, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों ही शादीशुदा जोड़ा है। और Z एक ही बहन है, और Z जो है वो एक ही बहन है, दैट इज द, Z इज द सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि Z का ससुर कौन होगा? Z का ससुर कौन होगा? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि X जो है Z का कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। और W कौन है? तो यदि X जो है Z का ये हस्बैंड हो गया, और ये हस्बैंड का कौन है? हस्बैंड का भाई है। तो हस्बैंड का भाई बराबर आप कह सकते हैं कि ये ब्रदर इन लॉ है, Z का ये ब्रदर इन लॉ है, और उसके ये कौन है? फादर हैं। तो डेफिनेटली ये X और W दोनों के फादर हैं, और X जो है Z का पति है, और ये पति के तब कौन होंगे? पति के पिता। तो पति के पिता बराबर क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि Z का ससुर कौन है, दैट इज द, Z का फादर इन लॉ कौन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भी।
क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे KLOMN के एक समूह में K सबसे लंबा है जबकि L सबसे छोटा है। O समूह का दूसरा सबसे छोटा है और M N से लंबा है, तो उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन होगा, इस बात का हम लोगों को निर्धारण करना है। तो देखिए हम यहाँ पे 5 पोजीशन सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे का क्या कहा जा रहा है कि K सबसे लंबा है, तो 1 नंबर दैट इज द, ये जो टॉप है ये सबसे ग्रेटर है, ये मान के आपको चलना है। दैट इज द, ये मैक्सिमम शो करेगा। और इधर हम लोग मिनिमम दैट इज द सबसे छोटे को बात कर रहे हैं, सबसे टॉलेस्ट ले रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे टॉलेस्ट जो है इधर ले जाएंगे और जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा दैट इज द सबसे जो छोटा होगा उसको 5 नंबर पे लाएंगे। 1 नंबर दैट इज द सबसे बड़ा, 2 नंबर उसके बाद छोटा, 3 नंबर उसके बाद, ऐसे करके चलेगा। दैट इज द, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि K सबसे लंबा है, दैट इज द, हम K को 1 नंबर पोजीशन पे रख दिए, जबकि L सबसे छोटा है तो L को हम लोगों ने 5 नंबर पोजीशन पे रख दिया क्योंकि सबसे छोटा है। O समूह का दूसरा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ये और समूह का दूसरा छोटा दैट इज द, यहाँ पे O आ जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि M N से लंबा है, दैट इज द M इज ग्रेटर देन N। तो इस स्थिति में हम M को यहां सेट कर सकते हैं, N को यहां सेट करेंगे कि M इज ग्रेटर देन N, K इज ग्रेटर देन M, N is greater than O, O is greater than L, that is the L is the shortest and K is the tallest, second shortest O हो रहा है and M is greater than N। तो इस प्रकार से कुछ इसका क्रम सेट होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से तीसरा लंबा कौन है, तो क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पोजीशन पे आपको N नजर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर A होगा। आगे बढ़ते हैं। A B C D E और F 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं जबकि A और B 2 अंतिम छोर पर है। 6 मित्र है, यदि हम यहाँ पे 6 पोजीशन क्रिएट कर लें, यदि हम 6 पोजीशन क्रिएट कर दें, यहाँ पे 6 मित्र हैं, A B C D E और F 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं जबकि A और B 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, दैट इज द A and B sitting at the extreme end, at the extreme to end। A और B 2 अंतिम छोर पर बैठे हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हम A और B को कहां रखें, आगे हम इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। C A के ठीक बगल में बाईं ओर है, तो यदि हम यहाँ पे A रखने की बात करें तो फर्दर सब दायां पे आएगा, इसलिए हम यहाँ A पे नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे आप A रखेंगे तो फिर C उसके बाईं ओर नहीं ला सकिएगा। इससे क्लियर होता है कि A को आप राइट एंड पे रखें और B को आप एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पे रखें, और तब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है C A के ठीक बगल में बाईं ओर है, तो आप यहाँ पे C को रख देंगे। आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाईं ओर कौन होगा। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रश्न में दिए गए आंकड़े जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है दिए गए प्रश्न को ज्ञात करने हेतु, क्योंकि यह कंप्लीट डेटा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं इस स्थिति में ये ऑप्शन तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन का एक ऑप्शन होना चाहिए। इनमें से आप सी को तो खैर कैंसिल कर देंगे, लेकिन बच जा रहा है जो 3 उम्मीदवार डी ई एफ। डी ई एफ में कौन इन 3 पोजीशन में कहां बैठा है ये आप नहीं कर सकते। यहाँ पे भी डी ई एफ हो सकता है, यहाँ पे भी डी ई एफ आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी डी ई एफ हो सकता है। इसलिए क्योंकि डी ई और एफ के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, बी और ए 100% कंफर्म हो गया कि ए और बी दोनों छोर अंतिम छोर पर हैं, और ए का पोजीशन इसलिए यहाँ पे कंफर्म किया गया
कि सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर है, सी ए के इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसलिए हम ए को यहां नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ए को यहां रखते हैं तो आप जिसको भी रिप्रेजेंट करते वो दाईं ओर रिप्रेजेंट करना होता, जबकि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर है, सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसलिए जब इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ आईटीएल ऑफ ए है तो सी का भी पोजीशन कंफर्म हो गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बी, सी और ए का पोजीशन तो 100% कंफर्म हो रहा है, लेकिन डी, ई और एफ के बारे में दिए गए प्रश्न में कोई ऐसी जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है जिसके आधार पे हम डी, ई और एफ के पोजीशन को क्रिएट कर सकें। इस स्थिति में कहा जा रहा है कि कैन यू टेल हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ बी, दैट इज द बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर या तो डी बैठा है या ई बैठा है या एफ बैठा है। तो यदि किसी प्रश्न का आंसर एक से अधिक आता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, तय नहीं किया जा सकता। तो अर्थात इसमें जो दिए गए सी तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ ऑल 3 ऑप्शन आपके थे, ये 3 ऑप्शन तर्कसंगत नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी के ठीक दाईं ओर या तो डी या तो ई या तो एफ, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर? हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है ये वेन डायग्राम पे आधारित है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये वेन डायग्राम पे आधारित है, और हमने बता दिया था कि वेन डायग्राम इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन और एनीथिंग द बेस्ट रिलेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबलाइज्ड फैक्ट, स्थापित सत्यों पे आधारित होता है। वेन डायग्राम में किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि वेन डायग्राम सार्वभौम सत्य पे आधारित होता है, जो हम स्थापित सत्य देख रहे हैं उस पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा डायग्राम कर्मचारी, प्रबंधक, महिला, दैट इज द एम्प्लॉइज, मैनेजर्स एंड वुमेन के बीच के परस्पर संबंध को सबसे अच्छे तरीके से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देता है, बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। इस बात का हम लोगों को निर्धारण करना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें तीनों को अलग दिखाया गया है। कहने का अभिप्राय है अगर हम कर्मचारी को, प्रबंधक को, तीनों को अलग रखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन तीनों में आपस परस्पर संबंध है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। हम अगर ऑप्शन नंबर 3 पे जाएं तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल मैनेजर्स आर एम्प्लॉइज, ये तो हो जाएगा, बट आपने वुमेन को बिल्कुल अलग कर दिया। इसका अभिप्राय है, कहने का अभिप्राय अगर इस पर जाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि कोई भी मैनेजर वुमेन नहीं है, कोई भी वुमेन मैनेजर नहीं है, जबकि आप वास्तविकता में ये वास्तविक तथ्यों पे अगर गौर करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे बैंक में मैनेजर या बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैनेजर वुमेन भी होते हैं। हमने बार बार बताया कि वेन डायग्राम किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना पे आधारित नहीं होती, बल्कि सार्वभौम सत्य पे आधारित होता है, और सार्वभौम सत्य के संबंधवाद को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इंप्लॉई रख दें, यहाँ पे मैनेजर रख दें, यहाँ पे वुमेन रख दें, तो यह डायग्राम क्या कहता है? सबसे पहली तो बात हम बता देना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे महारथी कहते हैं कि किसी भी तरह से मिला दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने बार बार बताया कि वेन डायग्राम सार्वभौम सत्य के संबंधवाद पर आधारित होता है। जो सार्वभौम सत्य हम देख रहे हैं, जो वास्तविकता है, उसके तहत आपको रिप्रेजेंट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट बेस्ट रिलेटिविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन और एनीथिंग। तो अगर इसको वेन डायग्राम के पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम आपके पास होना चाहिए। हाउ वी रीड different types of diagram, concept of reading, concept of
एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ इंप्लॉई मैनेजर है, कुछ मैनेजर इंप्लॉई है। ऐसा थोड़ी होता है, सारे के सारे मैनेजर कर्मचारी होते हैं। इसलिए आंख बंद करके ये भी कट गया। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इंप्लॉई डाल दें, यहाँ पे अगर हम मैनेजर डाल दें, यहाँ पे वोमेन्स डाल दें, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि इसको अगर एक्सप्रेस करें कि किस प्रकार से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्लियर यहाँ पे देखिए जो सार्वभौम सत्य है वो यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा और एक जरा भी आप हिला नहीं सकिएगा। इतना टाइट रिप्रेजेंटेशन होता है संबंधवाद का। इसलिए हमने बताया कि किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा आप वेन डायग्राम पे रिलेटेड प्रॉब्लम गलत कर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मिला दो। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे टीचर समझते होंगे अरे किसी तरह मिला दो, किसी तरह मिला देने से नहीं होता है। सार्वभौम सत्य जो स्थापित सत्य है उसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। और देखिए, अगर आप में काटने की हिम्मत है तो काट के दिखाइएगा जो हम बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सारे के सारे मैनेजर, ऑल मैनेजर आर एम्प्लॉय, सारे के सारे जो मैनेजर होते हैं वो कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल ये फॉलो अप कर रहा है। लेकिन सारे के सारे एम्प्लॉय मैनेजर नहीं होते हैं। एम्प्लॉय का इतना बड़ा भाग है, उसमें कुछ ही भाग मैनेजर है, अर्थात कुछ एम्प्लॉय मैनेजर नहीं है। हम इसको ये कह सकते हैं कि सारे के सारे मैनेजर एम्प्लॉय है, लेकिन सारे के सारे एम्प्लॉय मैनेजर नहीं, कुछ एम्प्लॉय मैनेजर है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि मैनेजर नहीं है। आगे फर्दर आप यहाँ पे देखिए कि कुछ एम्प्लॉय औरत है, कुछ एम्प्लॉय औरत नहीं है, कुछ औरत एम्प्लॉय है, कुछ औरत एम्प्लॉय नहीं है, कुछ औरत मैनेजर है, कुछ औरत मैनेजर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय भी हैं, मैनेजर भी हैं और औरत भी हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारा डायग्राम हमारा डायग्राम बी 100% इसके संबंधवाद को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। इसके संबंधवाद का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा डायग्राम वेन डायग्राम बी कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह जो हमारा प्रश्न है वो न्याय पर रिलेटेड है, जिसको कि हम लोग सिलोजिज्म कहते हैं। क्लियर? नीचे दिए गए उदाहरणों में 3 या 3 से अधिक कथन, तो 3 या कथन तो नहीं दिए गए हैं भाई, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए उदाहरणों में, 2 कथन है, 3 नहीं, 2 कथन यहाँ पे दिया गया है। पहला दूसरा 2 कथन दिए गए और 2 निष्कर्ष दिए गए, 3 निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए, 2 ने, खैर 2 दिया जाए या 10 दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास कंसेप्ट है, यदि आपके पास बनाने की तकनीक है, तो आप इजी वे में इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। लॉजिक स्टेटमेंट को हम कुछ भी बोलते हैं, लॉजिक के अनुसार हमारे द्वारा बोले गए, हमारे द्वारा जारी किए गए वक्तव्य को लॉजिक 4 वर्गों में वर्गीकृत करता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी परिचर्चा की थी। अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। लॉजिक के अनुसार 4 प्रकार के कथन होते हैं, AEIO, जिसे कि लॉजिक में वॉवेल्स के 4 लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ए दैट इज द यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पूर्णव्यापी सकारात्मक। ई दैट इज द यूनिवर्सल नेगेटिव, पूर्णव्यापी नकारात्मक। आई दैट इज द पर्टिकुलर अफर्मेटिव, अंशव्यापी सकारात्मक। और ओ दैट इज द पर्टिकुलर नेगेटिव, अंशव्यापी नकारात्मक। हमें यहाँ पे देखना है, जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम बनाते हैं जहां की फंडा की बात हो, अंडा की बात नहीं। हमने बताया था बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके अंडा पाते हैं, और ये अंडा जो है ये वेन और मिल ने अंडा का प्रतिपादन किया था, जबकि विविध बाद में बहुत सारे तर्कशास्त्रियों ने इसके कंसेप्ट को गलत साबित किया, क्योंकि ये सार्वभौम सत्य को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके द्वारा सार्वभौम जो सत्य होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कि सभी मछलियां पक्षी हैं, ऐसा कहीं होता है कि मछली पक्षी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है सिलोजिज्म में
कि दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें अपने सत्य समझना है और इसके आधार पे कौन सा निष्कर्ष निकलता है इस बात का हमें निर्धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इस अंडे पे आप नहीं जाइएगा बल्कि फंडे पे जाइएगा, और अंडे वाले जितने देर में एक प्रश्न बनाएंगे उतने देर में जिसके पास फंडामेंटल कंसेप्ट है, लॉजिक की जानकारी है, वो उतने देर में 10 प्रॉब्लम बना देगा और आंख बंद करके बना देगा। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप बनाएं तो सबसे पहले इस बात का निर्धारण करने का प्रयास कीजिएगा कि दिया गया स्टेटमेंट किस ग्रुप का है, प्लस उस जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो कौन से ग्रुप के हैं। सबसे पहले इस बात का निर्धारण कीजिएगा। यहाँ पे हमारे जो पहला स्टेटमेंट है वह ए ग्रुप का है, सार्वभौम, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पूर्णव्यापी सकारात्मक है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ए ग्रुप का है, सिंपल कंसेप्ट है कि ए प्लस ए का कंक्लूजन या तो ए में आएगा या आई में आएगा या फिर नहीं आएगा। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म एंड मिडिल टर्म। हमने बताया था कि ऐसे टर्म जो 2 या 2 से अधिक कथनों में कॉमन हो उसको मिडिल टर्म कहते हैं। और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि आपका जो मेडिएटर है वो पावरफुल है कि नहीं। हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था, इसका सिंपल पहचानने का तरीका है कि ASD यदि तर्कवाक्य ए श्रेणी का हो तो उसका केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अर्थात उसके सब्जेक्ट के पास पावर होगी। यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट में जिसके विषय में सारी बात की गई हो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट की विशेषता को व्यक्त करता हो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारी बात मछलियों के बारे में की जा रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। आफ्टर ऑल जब भी हम 2 कथनों के द्वारा मेडिएट इन्फ्रेंस के आधार पे कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें इस बात को देखना पड़ता है कि हमारे जो मिडिल टर्म है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमानुसार कम से कम एक बार मिडिल टर्म को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अन्यथा कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पे देखिए मछली का संबंध पक्षी से है और पक्षी का संबंध जानवर से है, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ मेडिएटर की भूमिका कौन निभा रहा है, ये पक्षी मेडिएटर की भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि एटलीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा पक्षी जो है सेकेंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के स्थान पर है, और जैसा कि हमें ज्ञात है कि ए तर्क वाक्य अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट इज द, आपके दिमाग में ये बैठा लीजिए रफ सेंस में कि सब्जेक्ट पावरफुल होता है। और जैसा कि हमने बताया कि मिडिल टर्म कम से कम एक बार पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे पक्षी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब हम यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि सभी मछलियां जानवर हैं। यहाँ ये हमारा निष्कर्ष आना चाहिए, सभी मछलियां जानवर हैं, लेकिन यहाँ पे सभी जानवर मछलियां लिखा जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड किया जा सकता, लेकिन ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट इज द, जिसके पास पावर नहीं हो, उसे कंक्लूजन में पावर नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे जो जानवर जो है वो अनडिस है, क्योंकि ए तर्क वाक्य का केवल सब्जेक्ट के पास पावर रहता है, केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए आप जो यहाँ पे फिर से जब रिप्रेजेंट किए कंक्लूजन में, तो यहाँ पे भी आपने ए ग्रुप में रिप्रेजेंट किया और ए तर्क वाक्य अपने सब्जेक्ट को पावर देता है। तो यहाँ पे जो आपका जानवर था ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में था और आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की दोष की, इसलिए ये संभव नहीं है, ये गलत है। आफ्टर ऑल आप सेकेंड कंक्लूजन पे जब विचार करते हैं तो ये क्या है, तो हमने आपको बताना चाहेंगे कि सलीम जो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेडिएट एंड इमीडिएट बोथ टाइप ऑफ इन्फरेंस। सलीम के तहत, न्याय के तहत हम लोग मेडिएट और इमीडिएट 2 टाइप के इन्फ्रेंस के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस किसको कहा जाता है, जब हम विदाउट द किसी मेडिएटर के निष्कर्ष निकालें तो इमीडिएट इन्फ्रेंस कराता है।
और इमीडिएट इन्फ्रेंस के तहत कन्वर्सन, ऑबवर्सन, कंट्रापोजिशन, इंप्लीकेशन, इन्वर्सन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस। बेसिकली आपको एग्जाम में कन्वर्सन, ऑबवर्सन एंड इंप्लीकेशन से प्रॉब्लम राइज किए जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा सेकेंड कंक्लूजन है, ये दिए गए पहले कथन का क्या है, कन्वर्सन है, और आपको बताना चाहेंगे कि ए का कन्वर्सन आई में होता है, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन सेकेंड है वह बिल्कुल सही है। इसी को क्या किया गया, पलट के लिखा गया। कैसे, तो हम आपको दूसरे टाइप से एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि सभी फुटबॉल गोल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जो है वाक्य के आधार पर समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं कि सभी फुटबॉल गोल होते हैं, जितने फुटबॉल हैं सारे के सारे फुटबॉल गोल हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि सारे के सारे गोल वस्तु फुटबॉल होते हैं? जिसे भी आप गोल देख लीजिए, क्या फुटबॉल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। दूसरी बात देखिए, दूसरे स्टेटमेंट पे आपको ले चलते हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य को मरना है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी मरने वाले जीव मनुष्य होते हैं? नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर सभी मछलियां पक्षी हैं, तो इसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि सभी पक्षी मछलियां हैं, बल्कि हम कहेंगे कि कुछ पक्षी मछलियां हैं, इसलिए कि ए का कन्वर्सन आई में होता है। अर्थात हमारा सेकेंड कंक्लूजन जो है वह बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। हम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जब भी आप न्याय पे आधारित, सिलीजन पे आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इस बात का निर्धारण करने का प्रयास कीजिएगा कि जो दिया गया स्टेटमेंट एंड दिया गया कंक्लूजन वह किस ग्रुप का है। क्योंकि आपको हमने बताया अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका दिया गया जो स्टेटमेंट दोनों ही है वो आई ग्रुप का है, अंशव्यापी सकारात्मक, और दिया गया दोनों कंक्लूजन भी आई ग्रुप का है। निगमन का नियम कहता है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस का नियम कहता है कि ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन ऐसे टर्म जो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल हम आपको बता देना चाहते हैं, अंडा वाले अंडा पारते रह जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास फंडा है तो आप विद इन ए सेकेंड इस प्रकार के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आई प्लस आई का कंक्लूजन जनरल वे पे आता ही नहीं है। कहने का अभिप्राय है कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। दिए गए स्टेटमेंट में हमारा मिडिल टर्म जो है वो मछली है, और निगमनात्मक अनुमान का नियम कहता है कि एटलीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन इन जनरल वे। निगमनात्मक अनुमान के नियमानुसार कम से कम एक बार मिडिल टर्म को पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दैट इज उसके पास पावर होना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आई तर्कवाक्य का डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या रूल है। यहाँ पे इंड कहने का अभिप्राय है कि यदि तर्कवाक्य आई श्रेणी का हो तो एन फॉर नन, न तो उसका सब्जेक्ट न प्रेडिकेट, दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, अर्थात दोनों में से किसी के पास भी पावर नहीं होगा। यहाँ पे भी वही बातें आ रही है। तो जब आपका जो मेडिएटर है उसके पास अगर पावर है ही नहीं, तो निगमनात्मक अनुमान के नियमानुसार ऐसे टर्म के आधार पे किसी भी टर्म का प्रकार का निष्कर्ष ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो आप किसी भी कीमत पे जनरल वे पे कुत्ता और पक्षी को ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और आपका दिया गया दोनों निष्कर्ष कुत्ते और पक्षी से रिलेटेड है, इसलिए आप आंख बंद करके काट दीजिएगा। आई प्लस आई का जनरल वे पे कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है। हम आपको यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है। वाक्यों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है
जैसा कि हमने बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की कॉम्बिनेशन जब आप कराते हैं तो रिजल्ट कैसे ओरिएंट होता है, तो आप गौर कीजिए। यदि दिया गया दोनों ही स्टेटमेंट अगर a प्लस ए का हो, आपका रिजल्ट जब भी आएगा वह a में आएगा या i में आएगा या नहीं आएगा। यदि दिया गया स्टेटमेंट a और e का हो तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा वह या तो e में आएगा या o में आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि दिया गया स्टेटमेंट a प्लस आई हो तो आपका रिजल्ट i में आएगा या फिर नहीं आएगा, और यदि दिया गया स्टेटमेंट a प्लस o का हो तो आपका रिजल्ट o में आएगा या फिर नहीं आएगा। ये कंसेप्ट है, समझ गए। लेकिन इसको समझने के लिए आपको सिलोजिज्म की बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी इस प्रकार से आप तेजी के साथ बना सकते हैं, अन्यथा अंडा वाले इस प्रकार से नहीं बना सकते। हमने क्लियर कट बताया कि कौन कौन से नहीं आएंगे, तो i प्लस आई का कोई भी कंक्लूजन नहीं आता। जनरल वे पे आंख बंद करके काट दीजिएगा। i प्लस ओ रहे तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, आंख बंद करके काट दीजिएगा। o प्लस ओ रहे तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, आंख बंद करके काट दीजिएगा। e प्लस ई रहे तो कोई कंक्लूजन जनरल वे पे नहीं आएगा, आंख बंद करके काट दीजिएगा। और यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर i प्लस ई रहे तो उसका कंक्लूजन हर हाल में o में आएगा, नहीं आने का तो जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यदि आप सिलोजिज्म के प्रॉब्लम के लिए इन बातों का ही केवल ख्याल रखते हैं कि इस प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम को विद इन ए सेकंड बना सकते हैं, जबकि अंडा वाले ऐसे नहीं बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिलोजिज्म के बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट 16 फिनिश हो रहा है। आपको हमारे ये लेक्चर, हमारे ये डिस्कशन कैसा लगा? अपने बहुमूल्य सुझाव के द्वारा, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। आपके सभी प्रकार के सुझावों का सादर आमंत्रित है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और यदि हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को बताने का प्रयास करेंगे। राजधानी कोचिंग से जुड़े। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।